नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। फिर से एक बार मैथ पेडागोजी के कुछ न्यू क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे जो सभी टीचिंग एग्जाम में आपकी सहायता करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना क्वेश्चन। और जितने भी लोग न्यू जुड़े हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर अवश्य कर देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, क्या है। एक डिब्बा खुलने पर कैसा दिखेगा और किन आकृतियों के मोड़ने पर डिब्बा नहीं बनेगा। इन गतिविधियों से ऑप्शन ए, बच्चों में चतुर्भुज की समझ बढ़ेगी, बी, बच्चों में आकृतियों की मानसिक छवि बनेगी, सी, वस्तुओं की ऊंचाई या मोटाई का ज्ञान होगा, डी, बच्चों को वस्तुओं की नक्शों के विषय में जानकारी मिलेगी। तो एक डिब्बा जब खुलने पर कैसा दिखेगा और किन आकृतियों के मोड़ने पर डिब्बा नहीं बनेगा, हमें ये बताना। तो बच्चों में क्या होगा, बच्चे में क्या होता है, बच्चों में आकृतियों की मानसिक छवि बनेगी, ना ही चतुर्भुज की समझ बढ़ेगी, ना ही ऊंचाई मोटाई का ज्ञान होगा। इसमें क्या हुआ, उसमें इमेज बनेगी बच्चे के माइंड में। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन वी। आगे बढ़ते हैं हम आज के अपने अगले क्वेश्चन पर। बिना अंक वाली घड़ियों में समय का पता चलता है। जिन घड़ियों में अंक नहीं होते, हमारे घरों में या फिर हम हैंड वॉच का भी जो यूज करते हैं उसमें अंक नहीं लगे रहते, तो हम उसमें टाइम का पता कैसे लगाते हैं, क्या अंदाजे से, अभ्यास से, दोनों सुइयों के कोण से। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। और हम बता सकते हैं कि उसमें जो सुई होती है मिनट और सेकंड की, जिसके एंगल से हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि कितना टाइम हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम आज के अपने अगले क्वेश्चन पर। शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया है, हर्बर्ट स्पेंसर ने, बी.एस. ब्लूम ने, जे.बी. कोनांट ने, या फिर डब्ल्यू.सी. डैम्पियर ने। तो ए, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, यानी वी.एस. ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। अगला क्वेश्चन है जो आता है एक एग्जाम में, यहाँ से निम्न में से मुक्त अंत वाला प्रश्न है। 14 × 7 का मान ज्ञात कीजिए, 45/5 का मान है, 12 को 8 से गुणा किस प्रकार करेंगे, या फिर उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन जो ए है, आपसे कहा कि 14 × 7 का मान बताइए, इसकी वैल्यू बताइए। तो इसकी वैल्यू क्या हमें बहुत सारी मिलेगी, नहीं, केवल एक फिक्स वैल्यू ही हमें क्या होगी, प्राप्त होगी। तो ये तो क्या हो गया, बंद अंत है, यानी ये क्या है, क्लोज है। अब 45/5 का मान कितना है, तो क्या इसके भी हमें 4-5 वैल्यू फाइंड होगी, नहीं, इसका भी एक ही फिक्स आंसर हमें प्राप्त होगा। लेकिन उसने कहा 12 को 8 से गुणा किस प्रकार कर सकते हैं, तो इसको याद करने के बहुत सारे मेथड हैं, इसको फाइंड करने के बहुत सारे मेथड हैं, इसलिए ऑप्शन सी है जहाँ हमारा राइट आंसर। अच्छा, मुक्त अंत होता क्या है, मुक्त क्वेश्चन से ही पता चला, शब्द से पता चला कि वो आज़ाद है। और जब आज़ाद होगा तो उसके बहुत सारे रूल मेथड होंगे, हम उसे बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और एक होता है बंद अंत, यानी ये क्या है, फिक्स ही रहेगा कि 2 × 2 कितना आएगा। तो फिक्स ही है कि 2 × 2 4 ही आएगा। क्या हम 6 ला सकते, नहीं ला सकते। इसीलिए मुक्त और ओपन और एक क्लोज, ये 2 ही होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इतिहास के स्थानों को भ्रमण से गणित में पढ़ाया जा सकता है। इतिहास के स्थानों को भ्रमण से गणित में पढ़ाया जा सकता है, ज्यामिति, आयतन, आकार, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप बच्चों को भ्रमण पर ले गए इतिहास के स्थानों पर, ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या आप बच्चों को ज्यामिति पढ़ा सकते हैं, आयतन की अवधारणा को पढ़ा सकते हैं, नहीं, लेकिन हम वहाँ पे आकार को अवश्य पढ़ा सकते हैं। इसलिए ऑप्शन सी है जो हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 9989 को परवर्ती संख्या की पूर्ववर्ती संख्या है। क्वेश्चन एक बार और अच्छे से सुन लीजिएगा। संख्या 9989 को परवर्ती संख्या की
पूर्ववर्ती संख्या है। परवर्ती और पूर्ववर्ती दो वर्डों का यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। 9,989, 9,989 के परवर्ती, परवर्ती मतलब क्या, +1। जब आपने इसमें +1 किया तो ये 9,900 कितना मिलेगा, 89 को 1 प्लस करेंगे 90 मिलेगा। की पूर्ववर्ती यानी 9,990 की पूर्ववर्ती यानी -1 फिर से करना है, तो हमें कितना प्राप्त होगा, 9,989। यानी हम कहाँ पर आ गए, अपने क्वेश्चन पर ही आ गए, लेकिन क्वेश्चन ने हमें क्या कर दिया, घुमा दिया था। तो परवर्ती मतलब एक आगे, पूर्ववर्ती मतलब एक पीछे। इंग्लिश में बोलते हैं प्रीडिशिंग और सक्सीशियर नंबर होते हैं, दो होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आंसर क्या होगा, 9,989 ही होगा, क्योंकि उसने पहले कहा परवर्ती और फिर कह दिया पूर्ववर्ती, केवल क्वेश्चन को घुमा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, एक शिक्षक को विषय बेलन तथा शंकु के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल को पढ़ाना है। शिक्षण का कौशल प्राप्त उद्देश्य होगा, ए शिक्षार्थी एक बेलन और एक शंकु के अभिलक्षणों में भेद कर पाएगा, बी शिक्षार्थी एक बेलन और एक शंकु की आकृति बना पाएगा, सी शिक्षार्थी एक बेलन तथा शंकु के आयतन व पृष्ठीय क्षेत्रफल परिकलित करने के सूत्रों का प्रत्यास्मरण कर पाएगा, ऑप्शन डी शिक्षार्थी शंकु की ऊंचाई ज्ञात कर पाएगा, जबकि यह शंकु किसी बेलन को पिघलाकर प्राप्त किया गया हो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, शिक्षार्थी एक बेलन एक शंकु की आकृति क्या कर पाएगा, बना पाएगा, यही इसका प्राप्य उद्देश्य होगा। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। किसी प्रमेय की परिकल्पना और निष्कर्ष को परस्पर बदलने से प्राप्त कथन कहलाता है। प्रमेय का विलोम, प्रमेय का प्रतिलोम, प्रमेय का प्रतिनिधात्मक और कोई नहीं। जब भी देखा होगा कि किसी प्रमेय की परिकल्पना और निष्कर्ष को परस्पर बदलने का प्राप्त कथन क्या कहलाता है, प्रमेय का विलोम कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रमेय का विलोम। जैसे कि दे दिया गया कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये तो होती है, ठीक है। √5 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। जब आपको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन है नहीं, लेकिन सिद्ध करना है, तो इसे कैसे सिद्ध करेंगे, इसे आप √5 को एक परिमेय संख्या मान के चलेंगे और लास्ट में हम विरोधाभास जो नहीं होता है वो लेके चलते हैं, वो फाइंड कर देते हैं। ये कहलाता है प्रमेय का विलोम। 12 मीट्रिक टन 8 क्विंटल में से 8 मीट्रिक टन 50 किलोग्राम घटाने पर प्राप्त होगा। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मीट्रिक टन क्या कहलाता, क्विंटल क्या कहलाता और किलोग्राम तो पता ही होगा। तो मीट्रिक टन मतलब 1 मीट्रिक टन में कितना होता है, 1000। तो 12 मीट्रिक टन में कितना होगा, 12 मीट्रिक टन में 12,000। ध्यान देना, ठीक है। 8 क्विंटल, 1 क्विंटल में कितना होता है, 100। तो 8 क्विंटल में कितने, 800। तो 12,800, ये कितना आएगा, 12,800। 8 मीट्रिक टन यानी 850 किलोग्राम, तो 850, सॉरी 8 मीट्रिक टन यानी 8,000 और 50 किलोग्राम, तो इसे आप कैसा लिखेंगे, 8,050 को कैसा लिखेंगे, 80/50। इसको हमें क्या करना है, घटाने पर प्राप्त होगा 0, 5, यहाँ पर कितना बचेगा हमारा 7, और जब 12 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा कि नहीं। अब ये आ गया 4,750, 4,750 को हम इस लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, 1000 को क्या, मीट्रिक टन, तो 4 मीट्रिक टन, ठीक है। 100 को कितना, क्विंटल, तो 700 है, तो 7 क्विंटल और 50 किलोग्राम। कहाँ, किस ऑप्शन में ऐसा लिखा है, 4,750। देखो 4 मीट्रिक टन 60 क्विंटल और 50 किलोग्राम, यानी ऑप्शन बी, यानी बी ऑप्शन जो होगा वो हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन पर। शून्य में 60 से भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल क्रमशः हैं। शून्य में जब आपने कितने से भाग दिया, 60 से, बस यहीं से हमारा आंसर निकलेगा।
तो ये क्या है हमारा, सबसे पहले तो भाज्य है, ये क्या है भाजक है, भागफल यहाँ होगा और शेषफल यहाँ होगा। तो सबसे पहले देखेंगे भाज्य 0 किस किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन ए में भाज्य 0 है, ठीक है। भाजक 60 किस किस में, ऑप्शन सी और ऑप्शन ए में 60 भाजक है। लेकिन अब देखना, क्या 0 में 60 का भाग जाता है, नहीं जाता है, तो भाग ना गए कि 0, तो ये क्या हो गया भाज्य भाजक भागफल, भागफल 0 किस में है, भागफल 0 ऑप्शन ए में है। और जब भाग नहीं जा रहा 0, वो 60 में भाग नहीं जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर भी क्या बचेगा 0 बचेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा जो होगा वो क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम आज के अपने अगले क्वेश्चन पर। 36 रुपये 9 का कितने % होगा, ध्यान देना इस क्वेश्चन। तो 36 रुपये 9 का कितने % होगा, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को हम करते कैसा है देखिएगा, बेसिक और 2 मिनट में भी उड़ जाएगा। 36 रुपये 9 का कितने % होगा, मान लिया 9 का x% कितना है 36 रुपये है, ठीक है। जब x% इक्वल कितना आ जाएगा 36/9, यहाँ से ये क्या होगा कट जाएगा, तो कितना है x% बराबर 4, x% की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, यानी x/100 बराबर कितना आ गया 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 400% आएगा कि नहीं, x बराबर 400%। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका कौन सा है, दूसरा ये तरीका है कि एग्जाम में हमें देखना है 36 रुपये 9 का कितने % है, किसको पूछा 36 को पूछा, कितने का पूछा 9 का पूछा, कितने %, 100%, तो 9 चौको 36 सीधा आ गया 400%, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जो फर्स्ट तरीका बताया था तो वो था बेसिक, जो कभी नहीं भूलता। क्वेश्चन 12, गणित शिक्षण में अर्थपूर्ण शिक्षण का अर्थ है, गणित शिक्षण में अर्थपूर्ण शिक्षा का अर्थ है, तो क्या अर्थ है अर्थपूर्ण शिक्षा का गणित शिक्षण में, ठीक है। जो बालक के उचित दृष्टिकोण को विकसित करे, जो बालक के मानसिक भावात्मक एवं सामाजिकता में सहायक हो, जो बालक में रुचि उत्पन्न करे। तो अर्थपूर्ण क्या हुआ, जो बालक में मानसिक भावात्मक और सामाजिकता में क्या हो सहायक हो, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से व्यवहारिक गणित का भाग है, तो यहाँ पर ध्यान देना क्या पूछा उसने, व्यवहारिक गणित का भाग पूछा है। संख्याओं का हिसाब लगाना, समीकरणों को हल करना, बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना, या फिर गृह कार्य को करना। तो ध्यान देना, सब लोग पहली बार में यदि क्वेश्चन पढ़ते हैं जल्दबाजी में लगा देते हैं संख्याओं का हिसाब लगाना, ये क्या है व्यवहारिक गणित का भाग है। अधिकतर में मिलता है संख्याओं का हिसाब लगाना, हम करते रहते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा जो होगा वो गलत होगा। समीकरणों को हल करना, हम व्यवहारिक गणित में समीकरणों को तो हल करते नहीं हैं व्यवहारिक जीवन में। गृह कार्य को करना, ये क्या है गृह कार्य को करना, क्या हर एक इंसान गृह कार्य करता है, नहीं करता है, केवल विद्यार्थी ही गृह कार्य करेंगे ना। तो फिर व्यवहारिक गणित का भाग क्या है, बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना, ऑप्शन सी। अच्छा अब ये है कैसे, बैंकों की कार्यप्रणाली क्या है ये, तो बैंकों की कार्यप्रणाली क्या है देखिएगा, बैंक की कार्यप्रणाली का ऑडिट वाणिज्यिक गणित का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, वाणिज्यिक गणित का हिस्सा है। और जितने भी हैं संख्याओं का हिसाब लगाना, समीकरणों का हल करना, गृह कार्य को करना, ये सब क्या है गणित के विषय हैं जो छात्र करता है पढ़ता है। लेकिन बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना ये गणित का विषय नहीं है, ये क्या है वाणिज्यिक गणित का हिस्सा है। और ये तीनों जो ऑप्शन है वो क्या है गणित के विषय सब्जेक्ट हैं, इसीलिए व्यवहारिक गणित का भाग भी क्या है बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। क्लियर हुआ नहीं, जो भी डाउट हो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं जो भी क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
निम्नलिखित में से सत्य कथन है। गणितीय ज्ञान यथार्थ एवं क्रमबद्ध होते हैं। गणितीय ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। गणित के अध्ययन में आगमन निगमन सामान्यीकरण की क्षमता विकसित होती है। कौन सा कथन सत्य है? यथार्थ और क्रमबद्ध है, बिल्कुल सही है। ज्ञान जो है हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये भी सही है। गणित में के अध्ययन में आगमन निगमन सामान्यीकरण की क्षमता का भी क्या होता है? विकास होता है। इसीलिए ऑप्शन ए 1 2 3 तीनों सही हैं, सही होगा। और इसी के साथ आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न आपके सामने उपस्थित है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर ध्यान देना, निम्न में से कौन सा कथन सही? तो ऑप्शन ए है प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज होती है। बी है शून्य प्रत्येक संख्या का गुणज होता है। सी है किसी संख्या के गुणनखंड सीमित होते हैं, किसी संख्या के गुणज सीमित होते हैं। इन चारों ऑप्शन को बिल्कुल डिटेल से एक एक समझा दे रहे, यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ ले। सबसे पहले ऑप्शन ए लेते हैं, ठीक है। प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज होती है। पहले तो हमें पता होना चाहिए गुणज क्या है। गुणज को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल्स। तो क्या प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज होती है? जैसे 5 के आपसे कही जाए मल्टीपल्स लिखिए, 5 10 15 और क्या आएगा 20 मल्टीपल्स यानी उसकी टेबल, ठीक है। पढ़ते जाएंगे लिखते जाएंगे और ये इनफाइनाइट होते हैं, यानी हम फाइंड नहीं कर सकते कि सबसे बड़ा गुणज कौन सा होगा 5 का, तो नहीं निकाल सकते। इसीलिए ये कैसे होते हैं? अनंत होते हैं। यानी ऑप्शन ए कैसा है हमारा? बिल्कुल सही है। प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज होती है। क्लियर। अब ऑप्शन बी पर आते हैं। शून्य प्रत्येक संख्या का गुणज होता है। ऑप्शन बी क्या कहता है कि क्या शून्य प्रत्येक संख्या का गुणज होता है? यानी 2 का गुणज शून्य है। अब जब आप 2 के गुणज फाइंड करेंगे 2 4 6 8 10, आगे चल के 20 भी मिलेगा, 30 मिलेगा। यानी 5 में जब फाइंड करेंगे 20 मिलेगा, 30 मिलेगा। किसी भी संख्या यानी शून्य प्रत्येक संख्या का क्या होता है? गुणज होता है। हर एक संख्या में लास्ट में 20 30 40 50 कुछ न शून्य आता ही आता है। यानी ऑप्शन बी भी हमारा क्या है? सही है। ऑप्शन सी है किसी संख्या के गुणनखंड सीमित होते हैं। अभी ये बात हुई थी गुणज की। गुणज क्या कहलाते हैं? मल्टीपल्स कहलाते हैं। लेकिन गुणनखंड क्या कहलाते हैं? फ्रैक्शन किया जाता है जब फैक्टर फाइंड किए जाते वो कहलाते गुणनखंड। आपसे कहे जाएं 20 के गुणनखंड निकालो, तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे हम? ये तो गुणनखंड फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल दिए, ठीक है। और जो इसके गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 5। यानी ये फिक्स ही है, सीमित होते हैं, इसके गुणनखंड और नहीं निकाल सकते। तो यानी ऑप्शन सी भी हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। गुणनखंड कैसे होते हैं? सीमित होते हैं। ऑप्शन डी क्या कहता है? किसी संख्या के गुणज सीमित होते हैं। अभी क्या बताया? मल्टीपल्स जो हैं सीमित नहीं होते। यदि आपसे कहे जाए 25 का सबसे बड़ा मल्टीपल्स या सबसे बड़ा गुणज क्या होगा, तो क्या हम बता सकते हैं? नहीं बता सकते। ये असीमित होते हैं, ये अनंत होते हैं, कहीं तक भी फाइंड किए जा सकते हैं। सबसे छोटा गुणज तो बता सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा गुणज नहीं बता सकते। यानी उसने क्वेश्चन में भी क्या पूछा था आपसे? नहीं पूछा था निम्न में से कौन सा कथन नहीं है। तो कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन डी, किसी संख्या के गुणज कैसे होते हैं? सीमित होते हैं। इसी के साथ आज के हमारे ये 15 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे सभी क्वेश्चनों का, ठीक है। तो एक बार सभी लोग वीडियो को सब्सक्राइब लाइक शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।